जी सर, जी हम सर। कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है कविता भविष्य की, भविष्य शीर्षक में जो कविता है रघुवीर सहाय की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कविता का जो वैचारिक आयाम है काव्य का, सहाय जी के काव्य का जो वैचारिक आयाम है वह है एक विजन, यानी एक दृष्टि, विचारणात्मक दृष्टि, एक विचारणात्मक विचारधारात्मक दृष्टि, एक विजन की जरूरत है। रघुवीर सहाय ने अपने श्रम और प्रतिभा के कारण उस विजन को, उस विद्या को, उस दृष्टि को उन्होंने हासिल किया है। रघुवीर सहाय ने जिस तरह आजादी के समय, आजादी के दौरान वे रचनाकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाए जो अपने समय के शासक शोषक वर्गों की सही पहचान रखते थे। शासक और शोषक, शासक शोषण करते हैं, शोषण करने वाले, शोषण होने वाले जो होते हैं वे शोषक हैं, उनका शोषण होता है। तो उनके बारे में, उनके समय के बारे में रचनाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ऐसे रचनाकार भारत की आजादी के समय, भारतीय समाज की वर्ग गठन के समय वे उनकी गहरी पहचान की है, उनकी गहरी पहचान उन्होंने की है। तो रघुवीर सहाय ने लगातार श्रम किया, मेहनत की और एक ऐसा विजन, एक ऐसी दृष्टि हासिल की, एक ऐसा विजन हासिल किया जिससे वे मुक्ति मार्ग तक पहुंचने में सफल होते, जिससे वे सफलतापूर्वक मुक्ति मार्ग पर पहुंच गए थे। ये है सहाय जी, रघुवीर सहाय। उन्होंने अपने समय को देखा, शासक और शोषित वर्ग के समय की पहचान की। हाँ, और उन्होंने एक विजन हासिल किया, एक विजन हासिल किया, उनकी एक गहन दृष्टि हासिल की। अपने समय और समाज को उन्होंने गहराई में देखा, गौर से उतर कर देखा, क्या समय है, कैसा समाज है। उन्होंने लिखा है, रघुवीर सहाय ने अपने कलम चलाई है, अपने लेखनी चलाकर बोलते हैं रघुवीर सहाय कि समाज की समझ का मतलब है समाज में मनुष्य और मनुष्य के बीच जो गैर इंसानी रिश्ते हैं, मनुष्य और मनुष्य के भीतर जो गैर इंसानी, यानी जो इंसानी रिश्ते नहीं है, गैर इंसानी रिश्ते हैं, उनकी समझ कहाँ से होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, इसकी समझ, उनकी जड़ों तक पहुंच, इतिहास को समझना महत्वपूर्ण है। तो उनकी समझ यानी उसे समझना, उनकी जड़ों तक पहुंचना, ये इतिहास की समझ है। तो यहां उन्होंने कहा है समाज और समय दोनों की पहचान अत्यंत जरूरी है। उन्होंने समय और समाज को पहचाना, मनुष्य और मनुष्य में रिश्ता है, लेकिन क्या ये रिश्ता हर जगह, हर स्थिति में, मनुष्य और मनुष्य के भीतर क्या ये रिश्ता सहज है, स्वाभाविक है? क्या इसमें
इंसानियत है, इंसानी रिश्ता है। आप देखेंगे घर घर में ये कहानी है। घर घर के लोग एक दूसरे से मिलते नहीं, एक का चेहरा पूर्व की ओर तो दूसरे का चेहरा पश्चिम, एक छत के नीचे सब रहते हैं, लेकिन न भाई भाई से बात करता है, न किसी औरत दूसरी औरत से बात करती है। तो ये स्थिति हो गई है। ये गैर इंसानी रिश्ता, ये इंसानी रिश्ता नहीं है। किसी की हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है किसी का, किसी की कोई दिक्कत आ जाती है, समस्या आ जाती है, किसी के परिवार में बाल बच्चे बच्चों की कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये लोग सहायता नहीं करते। भाई भाई की मदद नहीं करता, भाई भाभी की मदद नहीं करता। ये गैर इंसानी रिश्ता है। तो उसी की समझ करनी चाहिए। यही है इतिहास की समझ, यही है समय की समझ, यही है समाज की समझ। ये उन्होंने कहा। एक कविता है उनकी आत्महत्या के विरुद्ध, उनकी एक कविता है आत्महत्या के विरुद्ध। उसके संकलन में उन्होंने कहा है, अधिनायक ईश्वर संकेत करती, राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहले जिसका, गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन है वो, हाँ? कौन कौन है यह वो जनगण मन अधिनायक, कौन कौन जनगण मन अधिनायक, वो महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। रघुवीर शाह की कविता है। कौन है वो, कौन है वो जनगण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो रघुवीर शाह ने अपने कवि कर्म को पहचाना था। कवि कर्म से वे जुड़े थे और कवि कर्म के चेहरे पर वे प्रहार करते हैं। तो उन्होंने 60 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में चुटकी देकर कहा। कांग्रेस के नेतृत्व पर उन्होंने कहा कि सत्ताधारी वर्गों के वर्ग चरित्र की असलियत खोल दी उन्होंने। जनगण मन अधिनायक की व्याख्या एक कविता में उन्होंने कर दिखाई। ये विश्वास पैदा कर दिया कि कांग्रेस किस प्रकार के समाजवादी पैटर्न की पैटर्न की समाज रचना करती है। गांव गांव में दिया जन जन को विश्वास, गांव गांव में दिया जन मन का जन जन को विश्वास, नेक राम नेहरू ने कि अन्याय आराम से होगा, आमाशय से होगा, आमा राय से होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा गाँव का। तो फिर आजादी के बाद भारत का समय जो है वो एक अन्याय की गाथा से भरा हुआ था। तो रघुवीर शाह ने इस समय के भीतर, स्वतंत्रता के समय के भीतर झांक कर देखा, देखा कि मनुष्य मनुष्य में, मनुष्य और मनुष्य के बीच ना बराबरी है, बे इंसानियत, गैर इंसानी है। ये रिश्ता जो है, जो पहले था आज भी वो बरकरार है। तो उनकी कविता का मुख्य जो संवेदन, केंद्रीय संवेदन, ये जो ना बराबरी का जो रिश्ता है, उन रिश्ते की गहरी पड़ताल से जुड़ा हुआ है। और उनकी कविताओं में केंद्रीय संवेदन मिलता है। तो इस प्रकार सहाय, रघुवीर सहाय ने
पहचाना लोगों को, मनुष्य मनुष्य के बीच में जो खाई है, जो संघर्ष है, एक दूसरे के खिलाफ जो हिंसा है, नफरत है, दोष है, उसे उन्होंने खूब पहचाना। उन्होंने कहा है जहां तक हृदय का सवाल है, कम से कम मुझे दृढ़ आस्था है कि लोग न्याय और बराबरी के जन्मजात आदर्श को नहीं भूलते। इतिहास के कुछ दौर में कुछ लोग अवश्य भूल जाते हैं, पर इनसे इन्हें याद करने के लिए उनसे कहीं बड़ी संख्या में मनुष्य जीवित रहते हैं। बहुत मनुष्य हैं, जीवित हैं। तो ये बताया गया है न्याय और बराबरी, समानता, इनके जन्मजात जो आदर्श है उसको बहुत सूक्ष्म स्तर पर कवि रघुवीर सहाय ने अपनी चेतना में, अपनी भावधारा में, अपने हृदय की भावनाओं में, नश नश में, अपनी देह की नशों में उन्होंने आत्मसात किया था। वो जो बराबरी का आदर्श, न्याय का जो आदर्श बहुत सूक्ष्म स्तर पर उन्होंने अनुभव किया था। उन्हें दया, सहानुभूति, करुणा जैसे मानवीय गुणों से, जैसी मानवीय भावनाओं से कहीं न कहीं ना बराबरी, अभिजात्यवादी अहं की जो गंध है वो महसूस होती थी। ना बराबरी, अभिजात्यवादी जो गंध है, उस गंध को वे महसूस करते थे कि मैं बहुत बड़ा, मैं शासक हूँ। गर्व रहता है, आनंद रहता है, मैं बहुत अमीर हूँ, इसलिए मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ये जो रघुवीर सहाय अनुभव करते थे, महसूस करते थे, ये जो रचनात्मक संवेदना है, उन्होंने इस संवेदना को कविताओं में, कहानियों में बयान किया है, स्पष्टतः बयान किया है कि वही संवेदनाएं कविताओं के भीतर है। हाँ? कविता उनकी जो है, हमने यह देखा सीढ़ियों पर धूप में, जो पहले मैंने बताया था, इसमें काव्य संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है। रघुवीर सहाय ने काव्य संवेदना की अभिव्यक्ति की है। हाँ, हम ही क्यों तकलीफ उठाते जाएं, हम ही क्यों तकलीफ उठाते जाएं, दुख देने वाले दुख दें और हमारे उस दुख के गौरव की कविताएं गाएं। दुख देने वाले दुख दें और हमसे उस दुख के गौरव की कविताएं गाएं। यही है अभिजात तरीके की मक्कारी। इसमें सब कुछ है, केवल यह नहीं है अपमान, अकेलापन, फाका और बीमारी। ठीक है, ये रघुवीर शाह ने अपनी कविता में लिखी है। कविता जो है आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर शाह का जो रचनाकार पूंजीवादी जनतंत्र की आड़ में, पूंजीवादी जो जनतंत्र है उनकी आड़ में छुपकर शोषण होता है, दमन होता है, अन्याय होता है, उसके खिलाफ शाह ने विद्रोह किया। आत्महत्या के विरोध की जो कविता है उसमें उन्होंने पूंजीवादी जनतंत्र की आड़ में किए हुए जो अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की कवि रघुवीर शाह है। तो उस दौर के ज्यादातर बुद्धिजीवी एक तरह के संशयवाद के शिकार हो गए थे।
जो साठोत्तरी कविता में हमें दिखाई देता है। तो रघुवीर सहाय का रचनाकार ये महसूस कर रहे थे कि पूंजीवादी जनतंत्र ने भी, पूंजीवादी जो जनतंत्र है, वे मनुष्य और मनुष्य के बीच जो असमानता है, जो खाई है उनमें, जो सामाजिक अन्याय है, उस व्यवस्था में गरीब को रोटी नसीब नहीं होती है। इसलिए उनकी जो कविता है, नेता क्षमा करें, नेता क्षमा करें, कविता है उनकी। उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, ना उसके साथ खाने के लिए गम। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, ना उसके साथ खाने के लिए गम, पसीना, दुख। ना मिटा सकता हूं ईश्वर के विषय में तुम्हारा भ्रम। लोगों में श्रेष्ठ लोगों मुझे माफ करो, लोगों में श्रेष्ठ लोगों मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता। मैं तुम्हारे पक्ष में एक शब्द बोल नहीं सकता, विपक्ष में बोलूंगा, तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा। हाँ, तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा। तुम अन्याय करते हो, दमन करते हो, शोषण करते हो, ये तुम्हारा अहंकार है। हाँ, ये रघुवीर सहाय ने अपनी रचना में खुलकर बताया है, स्पष्ट बताया। उनकी कविता है अपने आप और बेकार, इसमें भी उन्होंने जनवादी मूल्यों को पहचाना, बताया। श्रेष्ठ लोगों ने देश की जो दुर्गति की है, अमीर लोगों ने देश की जो दुर्गति की है, उसके प्रति सहाय की कविताओं में व्यंग्य की करारी चोट मिलती है, व्यंग्य की करारी चोट मिलती है। उनकी कविता है नई हंसी। नई हंसी में उन श्रेष्ठ लोगों के नेतृत्व पर जो करार व्यंग किया गया, वो देखने लायक। जैसे क्या करार व्यंग हुआ, कैसे देखी। राष्ट्र को महासंघ का यह संदेश, राष्ट्र को महासंघ का यह संदेश है, जब मिलो तिवारी से हंसो, क्योंकि तुम भी तिवारी हो, क्योंकि तुम भी तिवारी हो। तुम मिलो शर्मा से हंसो, क्योंकि वो भी तिवारी है। जब मिलो मुरादी से खिसियाओ, जात पात से परे रिश्ता अटूट है। जात पात से परे रिश्ता अटूट है। बड़ी अच्छी कविता है। कविता की एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है, सारे शब्द महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय झेप का तो रघुवीर सहाय ने आजादी के दौर अर्जित नए मूल्यों की जब जब हत्या होते देखी, तब तब उन्होंने एक सच्चे कलाकार की तरह उनका प्रतिरोध किया, उसका विरोध किया। आजादी खत्म हो गई है, सालों साल बीत चुके हैं, लेकिन मित्रता नहीं है, समानता नहीं है। तो जनवादी मूल्य जो है आजादी का, रचना का चित्कार करके बोलते, कहाँ गई वो जानवादी चेतना। 20 वर्ष खो गए भर में उपदेश में, एक पूरी पीढ़ी जन्मी पली पूछी क्लेश में। बेगानी हो गई अपने ही देश में, वह अपने बचपन की आजादी छीन कर लाओ। अपने बचपन की आजादी मैं छीन कर लाऊंगा। तो इस प्रकार रघुवीर सहाय जी बहुत सी कविताएं उन्होंने जो लिखी है, 60 वर्षों में जो कविताएं लिखी गई हैं, अपने समय के आर पार जाते हुए उनकी रचनाएं यथार्थ परक है, यथार्थ परक है।
उस समय भारतीय राजनीति में, पूंजीवादी दलों में दल बदल की बीमारी हावी हो रही थी। दल बदल, आज ये दल तो कल वो दल। हाँ? लेकिन उस समय कम था, जैसे आज हो रहा है। दल बदल का जो कार्य आज हो रहा है, वैसे उस समय नहीं था। तो रघुवीर सहाय के पास एक ऐसा विजन था, एक ऐसी दृष्टि थी, जिससे वे समझ जाते थे कि भारतीय अवाम पर राज बरकरार रखने के लिए पूंजीवादी सामंती तत्व, धन का प्रभाव फैलाना, दल बदल राजनीति को बढ़ावा देना। तो ये शोषण सत्ता जो है, ये आज तक नहीं बदली। जबकि दल बदल की राजनीति आकर्षक नारों से, जनवादी नारों से, नए नए वायदों के साथ, नए नए वादों के साथ देश पर हावी हो गई। तो ये रघुवीर सहाय को ऐसी स्थिति में, ऐसी कविताएं, ऐसी घटनाएं उन्हें पसंद नहीं थी। वो खुलकर उनका विरोध करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये जो कवि है रघुवीर सहाय, उन्होंने आत्महत्या के विरोध की कविता पर चर्चा की है, नई हंसी पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल के दौरान, आपातकाल के समय एक अमानवीय ठाका सामने आ गई। और जिस अधिनायकवाद की आशंका थी, वही हुआ। सीढ़ियों पर धूप में कविता जो है, उन्होंने लिखा है, जागते रहने की एक तरकीब है, एक उपाय है जागते रहने का, एक तरकीब है। क्या है? वास्तविक जनजीवन के विकासोन्मुख तत्वों से अपने को सक्रिय रखना, सक्रियता से अपने को संबंधित रखना। जो वास्तविक जनजीवन का विकास है, उस तत्वों के साथ, उसके तत्वों से हम अपने को सक्रिय रखें। हाँ, उन्होंने कहा है, हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता। हाँ? हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब ही ना रहे। हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही। ये रघुवीर सहाय। उनका एक संकलन है, दो अर्थ का भय कविता में, दो अर्थ का भय कविता में। उन्होंने शब्द पर लगे हुए अंकुश का प्रतिरोध किया। उन्होंने लिखा है, वे मेरे शब्दों की ताक में बैठे हैं, वे मेरे शब्दों की ताक में बैठे हैं, जहां सुना नहीं उनका गलत अर्थ लिया और मुझे मारा। इसीलिए कहूंगा मैं, मगर मुझे पाने दो पहले ऐसी बोली जिसके दो अर्थ ना हो, जिसके दो अर्थ ना हो। ये जो कविता है, उन्होंने अपने कविताओं में एक बार शोषण वर्गों का राजनीति को ललकारा। समझ रहे? तो रघुवीर सहाय एक मध्यवर्गीय समाज को एहसास दिलाते थे, रघुवीर सहाय, कि अकेले अकेले रहकर अधिनायकवादी ताकतों के हाथों तुम मारा जाएगा।
हर कोई अधिनायकतावादी ताकतों के हाथों मारा जाएगा। हाँ, ये उन्होंने कहा है। अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ अगर संगठित नहीं होंगे तो हर रामदास की हत्या होगी, हर रामदास की हत्या होगी। अकेले व्यक्ति की हत्या का जो चित्र है, मर्मभेदी चित्र खींचकर एक तरह से उन्होंने सभी को आगाह किया। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, रघुवीर सहाय रचनावली। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंखें गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या हो। तो ये रघुवीर सहाय मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी के बारे में सोचकर रघुवीर सहाय सुरक्षित रहते हैं। कविता के माध्यम से संकेत देते हैं कि पक्ष लेने न लेने से ही रामदास की हत्या होती है। पक्ष में अगर आप रहेंगे तो हत्या नहीं। और इस हत्या के मुख्य दर्शक बने मध्य वर्ग की निष्क्रियता के कारण अधिनायकवाद आम आदमी का दमन और शोषण कर पाता। तो इस चित्र में, इस कविता में जो चित्र रामदास का खींचा गया है वह मध्यवर्ग का भी हो सकता है। हाँ, वो बीच सड़क पर खड़ा है, न इधर है न उधर, अपने पेट को, मलते हुए पेट की रक्षा में अधिक जुटा रहता है। दोनों हाथ पेट पर रखकर कविता की सही व्यंजना शक्ति है। तो साधारण जन और मध्य वर्ग जन दोनों रामदास के बारे में चर्चा करें। तो यदि मारे जाएंगे तो दोनों मारे जाएंगे, और यदि दोनों नहीं मारे गए, मुक्ति हासिल करेंगे, दोनों ही करेंगे। तो एक दूसरे के मारे जाने का जो तमाशा एक तरह देखते रहेंगे तो दोनों की हत्या होगी। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक चित्र सच रघुवीर सहाय लोगों के सामने, पाठकों के सामने रखते हैं। ठीक है, फिर हम आपको ले चलते हैं रघुवीर सहाय की कविताओं में कैसे अधिनायकवाद की एक ओर प्रवृत्ति पर भी चोट है और दूसरी ओर भी चोट है अहंकार। ये अहंकार की प्रवृत्ति एक तरफ, अहंकार जो है मनुष्य को मनुष्य से दूर रखता है, बराबरी करने नहीं देता, ना बराबरी है। तो काफी गहरे तक हमारे समाज में ना बराबरी घर कर चुका है। तो कविता हमने बहुत किया है। ये जो कविता है वही अभिव्यंजन अभिजात्यवादी अहंकार की हुंकार है, हुंकार है। उन्होंने दिखाया कि करुणा और सहानुभूति इस अहंकार की एक बदली हुई शक्ल है। करुणा और सहानुभूति अपने समकालीन कवियों में भी उन्होंने चिन्हित किया था। कवि अद्वितीय होने के दंभ में पीड़ित थे। अहंकार था कि मैं अद्वितीय बनूंगा, मेरे जैसे कोई नहीं बना। अद्वितीय के होने के कारण वो, उनमें गर्व था, अहंकार था, और वे भी ना बराबरी की भावना से परिवालित हो गए, परिचालित हो गए। तो ये कविता उनके लोग भूल गए हैं कि जो पहली कविता है कला क्या है, मैं बहुत इस सच्चाई को रघुवीर सहाय ने लिखा। द्वितीय
हर एक मनुष्य और उसका अधिकार अद्वितीय होने का छीन कर जो खुद को अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय हर एक है मनुष्य और उसका अधिकार अद्वितीय होने का छीन कर जो खुद को अद्वितीय कहते हैं। उनकी रचनाएं हो या उनके ही विचार, पीड़ा के एक रस भीने अवहेलन में लपेट कर परसे जाते हैं तो उसे कला कहते हैं। तो ये जो कला का अर्थ है कि हम समझते हैं यहाँ कला चालाकी का भी है, पर्याय बना है, इसलिए कविता के अंत में वाचक कहता है कला, कला बदल कर, कला जो है, कला का अर्थ सिर्फ वो नहीं है जिससे हम समझते हैं, वहाँ यहाँ जो कला है कला चालाकी का भी पर्याय है। इसलिए कविता के अंत में वाचक कहता है कला बदल सकती है क्या समाज, नहीं जहाँ बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा, जहाँ बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं। ठीक है, कला जो है तो ये रघुवीर सहाय साधारण जन की कला को कम से कम कला बताया और शोषण वर्गों की जो कला है या चालाकी है उसको बहुत सी कला कहा है। साधारण जन की कला को रघुवीर ने कम से कम कला बताया है और चालाकी को बहुत सी कला भी कहा है। हाँ, उन्होंने लिखा है आज के समाज का मानस यही है कि तुम कहते हो इस कविता में बगैर यह जाने कि तुम कितना कम इस समाज को जानते हो, कितना कम जानते हो तुम उस घर के डर के कारण को, आज की संस्कृति का जो मूल डर के कारण को, आज की संस्कृति का जो मूल स्रोत है, और क्या जानते हो तुम अतीत। तो ये बात कही गई है। लोग भूल गए हैं, कविता है रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं। इसमें रघुवीर शाह बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे समाज में लोकतांत्रिक मूल्य को भुलाया जा रहा है, जनतांत्रिक मूल्यों को हम भूलते जाते हैं। तो ये जो मध्य वर्ग अपनी नागरिकता, अपनी जनवादी अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो वे कैसे उन मूल्यों को भूल गए हैं जिनको जिनको हमने आजादी के समय प्राप्त किया था। तो ये जो है कविता में बुद्धिजीवी समुदाय की एक भुलक्कड़ी आदत पर व्यंग करते हैं, व्यंग करके कहते हैं अत्याचारी का मोह लोग भूल जाते हैं उसके मुस्काने पर, अत्याचारी का मोह भूल जाते हैं उसके उसके भूल जाते हैं, हमारे लोग भूल जाते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों। तो इस प्रकार बुद्धिजीवी समुदाय जो है, समुदाय की इस भुलक्कड़ी आदत, व्यक्ति बहुत जल्दी भूल जाता है, व्यक्ति को भुलक्कड़ी आदत पड़ गई है।
तो अत्याचारी का मुंह लोग भूल जाते हैं उसके मुस्काने पर। उनकी कविता की पंक्ति है, अत्याचारी का चेहरा लोग भूल जाते हैं उसके मुस्काने पर। तो ये जनवादी जो मूल्य है, मूल्यवता का ह्रास उन्हें दुखी करता है। और उसी संवेदनशीलता पर वे चोट करते हैं। उस प्रकार बुद्धिजीवी लोग समुदाय की आदत बनती जा रही। तो रघुवीर शाह एक नए दौर के कवि हैं। दमन की महीन प्रक्रिया को वे समझते हैं। आतंकवाद की मुहिम सांप्रदायिकता के पीछे उनको शासन वर्ग तथा जन समुदाय के दुश्मनों की चालों को वे भली भांति समझते हैं। हाँ, तो इस प्रकार रघुवीर शाह की कविता में पानी का बिंब है, जल पानी का बिंब है, या शुरू से लेकर अंत तक बार बार ये शब्द आया है। पानी न सिर्फ मनुष्य की पहली जरूरत, पानी पहली जरूरत नहीं है। शायर जी का कहना है, पानी न सिर्फ मनुष्य की पहली जरूरत है बल्कि समता और समरसता का प्रतीक भी, समानता और समरसता का भी प्रतीक है। और उसके बाद हम ले चलेंगे आपको समरसता पक्ष का है, रचनात्मक पक्ष। तो इस प्रकार इसमें जो रचनात्मक लक्ष्य है, जन पक्ष, इस पर उन्होंने अपनी भावना व्यक्त। ये जो है रचनात्मक लक्ष्य, जन पक्षपात, इस पर आप ध्यान दें। और क्या खबर है वो? हाँ, और क्या खबर है? 5 मिनट आप थोड़ा कमर सीधा कर दीजिए। 2 घंटे में 5 मिनट बहुत है। हाँ, 2 घंटे में 5 मिनट आप आराम कीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे। पानी वानी पी लीजिए, जहाँ कहीं बात करनी रही है कीजिए, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा 5 मिनट आप आराम, ज्यादा नहीं। अभी समय कितना हो गया? 5 बज गए। हाँ, 5 5। हाँ, बोलो, कौन क्या कहती हो? हेलो, अरे बोलो, क्या हो गया? कहो। हेलो कुछ सर, नहीं। सोने का टाइम हो जाता है। सर माइक ऑफ है। माइक ऑफ हो गया सर। आपका माइक ऑफ है सर। आप थोड़ा 5 मिनट आराम कीजिए, पानी वानी पी लीजिए। 1 घंटा हो गया क्लास, और 5 मिनट बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है? मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पानी तो है मेरे पास, यहाँ बात करें। हाँ,
हाँ, हेलो, आप जी लोग सर। सर। हैं तो या जी कहाँ सर। चले गए? जी सर। हाँ ठीक है। अब हम आपको जी सर। बताएंगे किस प्रकार रघुवीर सहाय का जो लक्ष्य था रचनात्मक, उसमें जन पक्षधरता की हो, उस पर कहा गया है। रघुवीर सहाय के बारे में जैसे मैंने कहा, मनुष्य और मनुष्य के बीच जो समानता है, जो आंतरिक भाव है, सामाजिक न्याय है, उसके प्रति सचेतनता जरूरत है। इसलिए रघुवीर सहाय प्रत्येक अमानवीय हरकत, अन्याय, अनीति, अविचार के खिलाफ रघुवीर सहाय आवाज उठाते, जिससे समानता और भाईचारे जो संबंध है, भाईचारे के जनवादी मूल्य खंडित हो। उनकी कविता है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। आरंभ में उन्होंने इस कविता में इस तरह रचनात्मकता, आजादी का एक मानवीय आकांक्षा निवेदन किया है, उसी प्रकार रचनात्मकता और आजादी एक ही मानवीय आकांक्षा के पर्याय है। उन्होंने कहा है कि ये जो मानवीय आकांक्षा, ये आजादी, ये सब एक ही पर्याय है। और जनवादी आधार भूमि पर खड़े होने की वजह से ये तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी उन्होंने, और इसी वजह से वो हिंदू सांप्रदायिक तत्वों को ठीक नहीं, फैसिस्ट की संज्ञा दे रहे। तो उनकी राष्ट्र विरोधी हरकत जो है, हरकतों का पर्दाफाश कर रहे थे सहाय। वे दोनों ही विकृतियों, जनवादी मूल्यों के लिए इस प्रकार उन्होंने ये बताया है। तो इस झूठे करुणामय मन को धिक्कार है। उन्होंने कहा है इस झूठे करुणामय मन को धिक्कार है, पर दुखी सच्चा है जो हमने झेला है। दुख ही सच्चा है जो हमने झेला है। तो ये जो कविता संग्रह है, इसमें मानवीय गुण झलकता है, मानवीय गुण झलकता है, इसमें मानवीय गुण झलकता है। तो हिंदू और सिख में, बंगाली और असमियों में, पिछड़े और अगड़े में, पर इनसे बड़ी फूट जो मारा जा रहा है और जो बचा हुआ है उन दोनों में। देखा कैसी कविता है। उन्होंने लिखा है कि फूट जो है, फूट कविता है, उसमें आज की सांप्रदायिकता के माहौल पर उन्होंने टिप्पणी की है। हिंदू और सिख में, बंगाली और आसामियों में, पिछड़े और अगड़े में, पर इनसे बड़ी फूट जो मारा जा रहा और जो बचा हुआ उन दोनों में। ये फूट कवि। तो असमानता की ये जो गहरी चेतना, इस गहरी चेतना को रघुवीर सहाय ने समय समय और समाज के क्षेत्र में, समाज में पूरी तरह फैले हुए कार्यों को पहचान। जब तक हमारे लोग इस खून में रचे बसे भेदभाव को नहीं पहचानते, एक सभ्य
और लोकतांत्रिक समाज की संरचना तब तक संभव नहीं हो सकती। तो आजादी का जो सपना है वो साकार नहीं होगा। आजादी का सपना जो है वो साकार नहीं होगा। तो इस प्रकार रघुवीर शाह ने कहा है कि करुणाशीलता के पीछे अमानवीयता की चेतना और अहंकार की झमेला, अहंकार की झमेला और तलाश करुणाशीलता के पीछे एक हिंदी जगमगाती है। तो मनुष्य मनुष्य में समानता की भावना रखने वाले मानव की खोज उनकी रचनाओं का लक्ष्य थी। इसलिए कबीरदास कहते हैं मनुष्य मनुष्य में जो व्यवधान है उसको आप हटाएं, नहीं तो समानता की दूरी लगी रहेगी। तो वे शोषित जन की हैसियत को समाज में जैसी वैसी नहीं कह सकते। वहां नाबराबरी को अमल में आते देखते थे। नाबराबरी अभिव्यक्ति के खतरे उठाकर भी बोलते थे। ये जन प्रयोजन को पहचानते थे। वे कहते हैं यह वो चेहरा भी किया जो मेरा व्याकुल शिरों के लिए दशा, उसके लिए भी आवाज और समय ही नहीं दिया। तब से मैंने उन्हें समझ दिया। और एक नारी के प्रति दृष्टिकोण है। ये आप समझ गए हैं रघुवीर शाह की पक्षधरता किस प्रकार अनुशासित था, नियंत्रित था, और वे कैसे समय के आर पार जाने वाले कवि थे। साहित्य और कला के इतिहास पर भी चर्चा हुई और है नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। रघुवीर शाह की कविता में नारी का एक खास स्थान था नारी के लिए। तो वे नारी को भी समतावादी दृष्टिकोण से देखना पसंद करते थे। तो उनके प्रति दया का भाव प्रदर्शित करते। रघुवीर शाह दया और प्रदर्शन एक सामंती मूल्य मानते, सामंती मूल्य, क्योंकि उस प्रदर्शन में कहीं न कहीं दया के पात्र को छोटा, हीन और असहाय समझने लगते। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य में नारी जाति के प्रति एक भावना बार बार व्यक्त होती है कि ये उपेक्षिता है, ये सगृहिणी है, ये ये जूते निकाल कर घर में घूमेगी, रसोई बनाएगी, दया की पात्रा है। आधुनिक कहें तो साहित्य में पुरुष से उसके फलस्वरूप संबंध को अपने शिष्य पद में देते हैं। माधवी या और भी कुछ तुम्हारे नाम हो। एक कविता सुनिए, उन्होंने लिखी है माधवी या और भी कुछ तुम्हारे नाम हो, तुम एक ही दुख दे सकी थी फिर भला ये और कहीं किसने कभी है दिए हैं, जो मुझे है और दुख वे तुझे भी है। वे मुझे है और दुख दे तुम्हें भी तो है, यही क्या नहीं काफी शर्त है कि मुझे दया का पात्र मत समझो। तो यहाँ बताया गया है, रघुवीर शाह ने कहा है कि महावीर
वर्ग के समय इस नजरिया में उच्च वर्ग की तथ्यों के आधार पर प्रोफेसर निर्मम ने पक्की जिनकी कई कविताओं के खिलाफ हाँ रघुवीर सहाय बराबरी के सामने अपने को और इस मध्य वर्ग की जो नारियों का निरीक्षण है, तो ये जो अवसर निर्मम हो जाते हैं, उनकी कई कविताओं के ऐसे नारियों का मजाक उड़ाते हैं। उनकी एक ब्रह्मसिद्ध कविता है, प्रभु की दया में जिन आंखों का चित्र आया है, पांच नारियों का है। यानी अपने पास जिन नारियों का चित्र वे देखते हैं, वे उन्हीं के बारे में कहते हैं। तो इस प्रकार रघुवीर सहाय जो है, उनकी जो कविताएं हैं, औरत का सीना, औरत के प्रति जो दृष्टिकोण उनका है, जिसमें वाचक कामना करता है कि वो औरत जिसे उसने विषाद खाने में कुछ खरीदते हुए देखा है, तो इस प्रकार ये पुरुष के मुकाबले में कुछ ताकतवर हो जाती है। तो उस प्रकार जो प्रतिक्रिया वाचक के मन में हुई, उसे कवि ने यूं कहा है कि तब मैंने देखा कि उसको इतने करीब, तब मैंने देखा कि उसको इतने करीब पाकर यह क्या हुआ इतना अजीब इधर। वो नफरत नहीं था, वासना नहीं था, वो जो था अंत में आदर था। वह था उसका सीना आंखों के सामने, उसकी अकेली असहाय गैर बराबरी औरत का वह सर्वस्व था और मेरे बहुत पास। समझ रहे? तो ये मैं इसमें कविता जो है, कविता का में वाचक कहता है कि औरतों के चेहरे समाज के दर्पण है। औरत के चेहरे समाज के दर्पण है, आईने हैं। पुरुष जैसे हैं, किंतु जो दर्द दिखलाते हैं उनमें मिठास है। पुरुष गिड़गिड़ाते हैं, औरतें सिर्फ चुपचाप थाम लेती हैं, बेबसी। तो इस प्रकार उनकी कविताओं में, रघुवीर सहाय की कविताओं में खिलदंडेपन का लक्ष्य नहीं रह गई है, जैसे उस शुरू की कविताओं में थी। तो यहाँ जो कविताएं है उनमें केवल खिलदंडेपन नहीं, इसमें बहुत भाव है। हाथ बालों पर नहीं जिनके कभी फेरा गया, बैठकर दो चार के संग तजुर्बे अपने सुनाने का नहीं मौका मिला। औरतें वे खुश सुख कर रह गई, उनकी बच्चियों ने जवां होकर दादियों की काठियां पाई। तो इस प्रकार उनकी कविताएं तारीफ करती औरतों पर। औरत की पीठ उसका इतिहास है, औरत की पीठ उसका इतिहास है। उस पर जुल्म का असर वहां देखो, जुल्म का असर वहां देखो पीठ पर। अपने सीने का अगर उसने छिपा रखा, अपने सीने को अगर उसने छिपा रखा हो, तो उस पर जुल्म का असर वहां देखो। औरत की पीठ उसका इतिहास है। हाँ? तो इस प्रकार नारी पर उनकी कविताएं बेमिसाल है। हाँ? ये उनकी कविता की वैचारिक आयाम। तो रघुवीर सहाय की जो कविता है, उनकी जो विषय वस्तु है, कविता के जो कविता का जो रचनात्मक लक्ष्य है काव्य का, उनके काव्य के नारी के प्रति
जो पुस्तक है, उसको आप सब समेट कर प्रश्न उत्तर लिखें। ठीक है, बोलिए, आप अपनी ओर से कुछ बोलिए। हेलो, आप अपनी ओर से जी सर बोलिए। कुछ बोलिए। आप बोलिए, आपका कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी ओर से अपने बारे में, किसी के बारे में क्या कहना है आप बताइए। उसके बाद मैं जाऊंगा रघुवीर सहाय के काव्य शिल्प पर, काव्य भाषा पर, उनकी काव्य भाषा का सर विकास। ये कौन से विषय पढ़ा जा रहा है? हाँ, कौन सी तुम विषय सो है? जाओ, तुम जाके सो जाओ, कंबल है, कंबल ओढ़कर सो जाओ, सर मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ। कंबल ओढ़ के सो जाओ। सर मैं आज ऐसा ही ज्वाइन हुई सर हूँ। अच्छा आइडिया दिए हैं। प्रश्न, ऐसा प्रश्न आई ना मत पूछो मुझे। मैं तो ऑनलाइन क्लास में ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास होता तो तुम ऐसे पूछती तो मैं तुम्हारा हलवा टाइप कर देता। अभी रघुवीर शाह लाखों बार मैं बोल चुका हूँ, तुम कह पूछती हो सर क्या पढ़ा रहे। सर रामायण खत्म हो गया, सीता कौन है? ये महाभारत कथा खत्म हो गया और तुम द्रौपदी के बारे में पूछती हो। हाँ। क्या नाम है बताओ, मैं फिर बताऊंगा कौन सा विषय मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? सो रही हो क्या, कूद रही हो? हाँ, इतना परिश्रम करके मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आपके दिमाग में सारी बातें चली जाए। हाँ? और आप नहीं सर, अंत सब में समझ आ पूछती, गया। आ, सर आप जो पोयम को समझाते हो ना, वो बहुत अच्छा तरीके से समझ आ जाता है। इसमें अरे आपको उदाहरण देना पड़ेगा। नारी पर जो कविता उनकी है, कुछ पंक्तियां जिस पर उन्होंने कविताएं रची है, उनकी कविताओं का, प्रत्येक कवि की कविताओं को हाँ चार सर, जैसे पांच आंसर वाक्य। राइटिंग करेंगे, आंसर मैं ही राइटिंग तो करेंगे आंसर तो नहीं उसमें मिलेगा आपको। हाँ, पोयम सबको भी बीच, आंसर राइटिंग में पोयम सबको मैंने पूरी कविता, अरे पूरी कविता लिखने की जरूरत नहीं। भी बीच में लिखेंगे। जो महत्वपूर्ण है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, याद रख सकती हो, उसको चार चार लाइन लिखोगे ऐसे। इसे इन्होंने इस प्रकार कहा है इसके बारे में, ऐसे, और कुछ नहीं। उसको ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं थोड़ा है। थोड़ा 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 लिखना है ना। पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल की पॉइंट आपको लिखना है, की पॉइंट, मुख्य बातें, और कुछ नहीं। अच्छा, किसने पूछा कि अभी सर कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? नाम क्या है उसका? मैं थोड़ा उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। अरे पढ़ना खिलवाड़ नहीं है, ये खिलदंडापन नहीं है, ये संवेदना का विकास हो रहा है इसमें। इसमें संवेदना काम करती है। जी सर। क्योंकि तुम हमारी छात्राएं हो, हमारे छात्र हो, हमारे आमने सामने हम लोग बैठे हैं, बातें करते, तो इसमें संवेदना है। समझ रहे हो? ये रघुवीर सहाय की संवेदना नहीं है, ये कि गुरु की संवेदना है, ये गुरु की भावना है, अनुकंपा है छात्रों के प्रति। और अंत में तुम पूछती हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ? अभी समय खत्म होने जा रहा है और तुम्हें पता नहीं कि मैं, और लाखों बार मैं बोल चुका हूँ, पहले मैं कहता हूँ ये कौन सा खंड है, कौन से कवि के बारे में आज हम पढ़ाएंगे, क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या नाम है। रघुवीर शाह, उनके वैचारिक आयाम, उनके काव्य के विभिन्न आयाम, काव्य की विशेषताएं, काव्य का महत्व, अभी चर्चा हो। अभी फिर मैं चर्चा करूंगा उनकी काव्य भाषा पर। हाँ? और सर आप पूछ सर रहे, बोलो। सर नेट अरे में बोलो, इस सब से भी क्या रहता है। बोलो? हाँ, नेट का जो क्या एग्जाम होता हुआ? है उसमें इस सब से भी रहेगा। हाँ, क्या हुआ?
क्यों रुक जाती हो? बोलो। अरे रुकना सर जिंदगी है, नेट बहुत है। सुनो, नेट का जो रुकना एग्जाम होता है बहुत है। उसमें इस सब से भी रहता है। क्या हुआ? डरो मत, बोलो सर वो बोलो। पूछ रही हैं कि नेट एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न उत्तर आएंगे क्या? नेट की जो प्रिपरेशन होती है, नेट एग्जाम की हाँ, जो तैयारी होती है, ये पुस्तक में जैसे हिंदी में हम नेट दे रहे हैं, तो इसी प्रश्नों में से या इसी विषय में से कुछ प्रश्न आते हैं? जो जरूर आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? अरे नेट में तो आपके ऑनर्स की किताबों से, एमए की किताबों से तो प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ रही हो या नहीं? ठीक है सर, प्रश्न समझ नेट गए। में तो विभिन्न विभिन्न कोने अनुकोणों से फिर आते हैं प्रश्न नेट में। साहित्य के प्रश्न आते हैं, भाषा के आते हैं, व्याकरण के आते हैं, मनोविज्ञान के आते हैं। किससे नहीं आते हैं नेट में प्रश्न? नेट की किताबें खरीदी हैं? नेट परीक्षा के लिए जो किताबें मिलती हैं, उन किताबों को खरीदो, पढ़ो, तब मालूम होगा। नहीं, अभी नहीं खरीदे तब हैं। मालूम होगा इस किताब में कहाँ से प्रश्न है। अभी फिलहाल तो ये एमए की किताब है। ये एमएसटी माने एमए इन हिंदी, मास्टर डिग्री इन हिंदी, जो तुम लोग करते हो। हाँ, इग्नू के अंदर में, इग्नू में जो आप लोग करते हो, हाँ, ये जो इसलिए इसको आपको पढ़ना है। कौन है वो लड़की जिसने मुझे पूछा सर क्या पढ़ा रहे हैं? उसका चेहरा दिखाओ, नाम बताओ। सर लगता है लीव हो हाँ, गई वो। सर लगता है लीव हो कहाँ गई। गई हो? उसका सर कौन सा चली गई, चली गई। कहाँ कुछ कहाँ भागी? हाँ, भाग गई सर। वो सो गई थी, वो बीच में बोलने लगी सर आप क्या पढ़ा रहे? कोई पूछ रही थी कि सर कौन सा पेज है? अरे ये पेज से क्या मतलब तुम लोगों को? किताब है तो देखो। मैं क्या थोड़े क्रमबद्ध से व्यवस्थित रूप से किताब में जो लिखा गया उसको मैं पढ़ाऊंगा? 2 घंटे के भीतर टाइम कहाँ है? जो महत्वपूर्ण है और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सुनो, उतना पढ़ो, जानो, काफी है, काफी है। आपको अगर किताब मिल चुकी है आपको, उसमें जो एक एक बिंदु है बोल्ड में लिखा गया है, बिग ब्लॉक में, उसमें से उसको पढ़ोगे। उसका जो सारांश है, मुख्य मुख्य बिंदु जो है, मुख्य वाक्य जो है, उनको आपको देना है। मैं आपको 2 घंटे पढ़ा रहा हूं, मैंने 2 घंटे से पहले मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। मैं बिना तैयारी से किसको पढ़ाता नहीं, मैं खुद पढ़ता हूं पहले। मैं खुद पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट सेंटेंस अंडरलाइन करता हूँ, नोट करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ, याद रखता हूँ, तब मुझे पढ़ाने के लिए अच्छा लगता है। और इधर उधर गप्पे सर वो लड़ाता आ नहीं मैं। गई जिसने पूछा था। हाँ, गप्पे लड़ाना मुझे पसंद नहीं है, समझ रही हो? हाँ, जी सर, बिल्कुल सही बोले सर। हाँ, इधर उधर पर सर आपसे बात करके अच्छा लगता है। हाँ, ये इधर उधर की बातें मुझे पसंद नहीं है, समझ रहे हो? पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना होता है। जी अगर सर, तभी तो। हाँ, शिक्षक अगर आत्मा से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, थक जाते हैं। 1 घंटा पढ़ाएंगे तो आप थक जाएंगे। और शिक्षक हैं जो 10 घंटे पढ़ाने से भी थकते नहीं है, वो गप्पे लड़ाते हैं, पढ़ाते नहीं जी सर, है। सही बोले। जो मन से पढ़ाते हैं, आत्मा से पढ़ाते हैं, छात्रों के लिए पढ़ाते हैं, छात्रों तक पहुंचते हैं, छात्रों के मन को समझते हैं, मस्तिष्क को समझते, तब उनको कष्ट होता है। समझ रही हो? जी सर। और उधर उधर गप्पे लड़ाने से कोई फायदा नहीं। शिक्षक हैं, बहुत प्रकार के शिक्षक होते हैं, समझ रहे? जी सर, ऐसा ही ज्ञानवर्धक बातें बताया कीजिए सर थोड़ा। जैसे वैसे वो लड़की ने जो पूछा सर कौन सा विषय है, वो ऐसी शिक्षिका बनेगी।
वो ऐसे शिक्षिका बनेगी, पढ़ा के खत्म करके पाठ आ जाएगी जैसे तैसे स्कूल में, तो क्या फायदा? कुछ नहीं। तो इसमें हम चलते हैं आपको लेकर रघुवीर सहाय की काव्य भाषा। काव्य भाषा का विकास ऐसे हुआ। पहले पहल सुनिए ध्यान से, प्रारंभिक के समय में रघुवीर सहाय की कविता की जो भाषा थी वो खिलवाड़ की भाषा थी, मैंने खिल डंडा पर मिलता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें संवेदना का विकास हुआ, काव्यगत शैलियां, काव्यगत लक्षण, काव्यगत विशेषताओं का विकास हुआ, उनमें नाटकीयता पाई गई। उनमें धीरे धीरे नाटकीयता पाई गई। उन्होंने कविताओं में भाषा को महत्व दिया, शैली को महत्व दिया। तो कवि की संवेदना के विकास की यात्रा का विकास हुआ, संवेदना का विकास। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर, एक काया टूटेगा, एक काया टूटेगा, टूट मेरे मन, टूट एक बार सही तरह, अच्छी तरह टूट मत, झूठ मूठ अब मत रूठ, मत डूब सिर टूट, झूठ मूठ मत टूट, झूठ मुठ से रूठ जाना ठीक नहीं, कवि कहते हैं। तो ये जो है उनमें धीरे धीरे काव्य भाषा का विकास, उनकी कविताओं में भाषा के स्तर पर अगर देखा जाए तो कविताओं में नाटकीयता पाई गई। काव्य भाषा के विकास में नाटकीयता पाई गई। बहुत नाटकीय पात्रों की रचना की। उन्होंने कविताओं में कई नाटकीय पात्रों को लिया, रचना की। एकदम कुतूहलपूर्ण मजाकिया लहजे में कुछ पात्रों का उन्होंने सृजन किया, खुशी खुशी हंसी खुशी। जैसे शांति दो कविता, शांति दो कविता में चाहे वो क्रांति की बहन के क्यों ना हो, नेकराम नेहरू और वाजपेयी से लेकर बहुत सारी कविताएं जो है, चंद्रकांत, दयाशंकर, तरह तरह उनके तरह तरह के अनेक पात्र पूरी नाटकीय ढंग से, पूरे नाटकीय ढंग से वर्गीय विशेषताओं को लेकर वे आए। रामदास, फिर रामदास जैसा प्रातिनिधिक पात्र उनकी कविता में आया। मैंने बहुत पात्रों को उन्होंने लिया कविताओं में, नाटकीयता पाई जाती है। तो ये जो पात्र है ये किसी नाटकीय मुद्रा के विज्ञापन के लिए नहीं है, ये जीते जागते यथार्थ को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उनकी कविता में आए। ये विज्ञापन के लिए नहीं है। ये पात्र जो उन्होंने, वे जो पत्र लाए अपनी कविताओं में रघुवीर सहाय ने, तो रघुवीर सहाय के जो पात्र थे ये यथार्थ को प्रभावी विश्वसनीय तरीके से पेश करने के लिए उनकी कविताओं में आए, उनका उन्होंने चित्रण किया। तो इस प्रकार उनकी काव्य यात्रा शुरू हुई। मेरा एक जीवन है कविता है, मेरा एक जीवन। इसमें वाचक अपने जीवन, निजी जीवन के बारे में कहता है। उसमें मेरे प्रिय है, मेरे हितैषी है, वही वो एक और जीवन की बात करता है। मेरा एक और जीवन, ये तो जीवन है मेरा, और एक जीवन है जिसमें मैं अकेला हूँ। जिस नगर के गलियारों, फुटपाथों, मैदानों में घुमा हूँ, हंसा खेला हूँ, उसके अनेक नागर, सेठ, म्युनिसिपल कमिश्नर, नेता,
और सैलानी, शतरंजबाज और आवारे, पर मैं इस हाहातुती नगरी में अकेला हूं। और मेरा एक और जीवन, मेरा और एक जीवन है जहां मैं अकेला हूं, हाहातुती नगरी में अकेला हूं। ये जो है ये काव्य भाषा में आधुनिकतावादी की चमक फैलती है। तो सारे संसार में ये कविता है, शहद सारे संसार में फैल जाएगा एक दिन मेरा संसार, सभी मुझे करेंगे दो चार को छोड़, कभी न कभी प्यार, मेरे सृजन, कर्म, कर्तव्य, मेरा आश्वासन, मेरी स्थापनाएं, ये सब मेरे उपार्जन, ये सब कुछ डूब जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो इसमें दार्शनिकता झलकती है, दार्शनिकता का जो स्तर है, दार्शनिक स्तर इसमें काव्य भाषा को फिर से इसको ये प्रकट करता है। तो रघुवीर सहाय यथार्थ में छवि को, इमेज को, एक ऐसे शब्दों को वे ढूंढते हैं, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जो दूसरे भाषा प्रयोग के लिए अनिवार्य हो जाता है। अरुण कमल ने अपने लेख में कहा है, अरुण कमल ने क्या है, नागार्जुन के बाद रघुवीर सहाय में हमें भाषा की अनेक मुद्राएं मिलती हैं। अरुण कमल ने कहा है, नागार्जुन में जैसे अनेक मुद्राएं उपलब्ध होती, वैसे ही रघुवीर सहाय की कविताओं में भी अनेक मुद्राएं मिलती हैं। बोलचाल की नाटकीयता, वक्रता, लोज, ये जो है कविता की जो बोली है, ये बहुत करीब, रघुवीर सहाय के बहुत करीब है। तो अरुण कमल ने रघुवीर सहाय को के बारे में बताया है कि उनकी कविता का एक अंश उद्धृत किया है जो सचमुच देखने लायक है। अरुण कमल ने जिस कविता के बारे में कहा है वो सुनिए आप। कोने में खटिया पर जाकर के पहुड़ रही, कोने में खटिए पर जाकर के पहुड़ रही, वो पहुड़ी रही साल भर तक फिर गुजर गई, वो पहुड़ी रही साल भर तक फिर गुजर गई। औरतें उठी घर धोया मर्द गए बाहर अर्थी लेकर, औरतें उठी घर धोया मर्द गए बाहर अर्थी लेकर। ये जो काव्य भाषा है, ठीक है, इसमें बहुलार्थकता है, एम्बिग्यूटी। उन्होंने कई बार इसको इशारा किया, इसमें कई अर्थ हैं। भाषा के जो सिग्निफायर कहते हैं, सिग्निफायर के बीच एक द्वंद्व होता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, माने जिसके बारे में कहा जाता है, जो कहा जाता है, दोनों में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो परंपरागत काव्य भाषा जो है ये बहुलार्थक है, अलंकृत है, और रचना, काव्य भाषा रचना करने के प्रयास में उन्होंने जो किया उन्होंने सही किया। तो इस प्रकार उनकी काव्य भाषा किताबीपन या रीतिवादिता से मुक्त है, पुस्तकीय और रीति यानी रीतिपूर्ण से मुक्त है उनकी कविताएं। और वो छद्म हिंदी में हो या भाषा में, ये दो मुहेपन से बचनेपन का आग्रह करते हैं, दो मुहेपन, इधर उधर सब है। तो उनकी भाषा संबंधी जो अन्वेषण अगर आप करेंगे तो नई और जीवित भाषा की तलाश रघुवीर सहाय की, नई भाषा, जीवित भाषा की तलाश रघुवीर सहाय की कविताओं में, कविता के शब्दों में, माने उनकी कविताओं में एक रचनात्मक गर्माहट मिलती है। और कविता के लिए
अर्थ के लिए सघनता को देखते हुए वे उसमें गद्यात्मक तेवर को भी रख देते हैं। मेरा सब क्रोध सब कारुण्य सब क्रंदन, कविता में वे कहते हैं। ये जो कविता है राजनीति, पूंजीवादी राजनीति ने अर्थहीन कर दिया है इसको। मेरा सब क्रोध सब कारुण्य सब क्रंदन, भाषा में शब्द नहीं दे सकता, क्योंकि जो सचमुच मनुष्य मरा उसके भाषा न थी। मुझे मालूम था मगर इस तरह नहीं कि जो खतरे मैंने देखे थे ये सब सच होते। तो किस तरह उनकी चेतावनी देने की भाषा बेकार हो चुकी होगी, एक नई भाषा दरकार होगी। तो इस प्रकार रघुवीर सहाय की जो काव्य भाषा है, इसमें भाषा स्तर पर बोध संज्ञान का विकास हुआ है। शुरुआत में जहाँ भाषा के साथ खिलवाड़ करती है, वहाँ उनके राजनीतिक सामाजिक स्तर की जागरूकता का विकास कविताओं में धीरे धीरे बढ़ने लगा। संवेदनात्मक, उनके वैचारिक और संवेदनात्मक गहराई होती गई, गहराई दिखती गई। तो ये उनकी काव्य भाषा है। उनकी कविता में छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी कविताओं में छंद का भी अनेक प्रयोग किए। कवि के अनुसार छंद जो है ये स्वतः कविता के शिल्प का हिस्सा बन जाता है, कविता का हिस्सा बन जाता है छंद। रामदास कविता जो है उनकी, रामदास जो उनकी कविता रामदास ने तो कुछ कविताओं में उन्होंने छंद का प्रयोग किया है। जो भावनात्मक, जो वैचारिक आवेग है कवि के अंदर, जो वैचारिक आवेग है, जो भावनात्मक आवेग है, वो छंद के अंदर बनता हुआ चला जा रहा है। तो ये कुछ कविताओं में भी उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने लिखा स्वागत सुख कविता, छंद किस प्रकार साया साया है। जैसे जैसे यह लिखता हूँ छंद बदन में नाच रहा है, जैसे जैसे यह लिखता हूँ छंद बदन में नाच रहा है। मन जिस सुख को लिख आया हूँ फिर उसको बाँच रहा हूँ। विहोलता स्तंभित होगी यह, रच जाएगा मन में नर्तन, इससे और सरल होगा इस स्वागत सुख का अभिनंदन। स्वागत सुख कविता की पंक्तियां है। तो रघुवीर शाह ने कुछ कविताओं में छायावाद की अभिव्यंजना, छंद योजना का भी प्रभाव दिखाया है। तो इस कविता का जो है मशहूर छंद जो है कविता में, उन्होंने कविताओं में छंदों का खूब प्रयोग किया है। आत्महत्या के विरोध की कविता है। आत्महत्या के विरोध संकलन में काफी कविताएं छंदबद्ध हैं। आत्महत्या के विरोध संकलन में काफी कविताएं छंदबद्ध हैं और गंभीर अर्थवता से गंभीर अर्थवता है। बहुत अधिक भाषिक हिलडंडापन नहीं है। राष्ट्रगीत में भला कौन हो, वो जो पंक्तियां मैंने पढ़ी थी, राष्ट्रगीत में भला कौन हो, भारत तो भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है। कौन कौन है वो जनगण मन अधिनायक वो महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो ये जो है इसमें जो छंद छंदबद्ध कविता है। अच्छा, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पर कविता, रामदास आदि बहुत स्मरणीय कविता है। बरसों पानी को तरसाया जीवन से लाचार किया,
वर्षों जनता की गंगा पर तुमने अत्याचार किया। धरती के अंदर का पानी हमको बाहर लाने दो, धरती के अंदर का पानी हमें बाहर लाने दो, अपनी धरती, अपना पानी, अपनी रोटी खाने दो। इसको रघुवीर शाह को अपनी कविता के लिए यदि पारस्परिक छंद की जरूरत पड़ती है तो वे उसका बेहिचक प्रयोग करते, बेझिझक प्रयोग करते हैं। तो छंद वाली कविताओं की रचना प्रक्रिया रघुवीर शाह ने अपनी कविताओं में अपनाई। उन्होंने अपनी कविता की रचना प्रक्रिया में अंत तक छंद को नहीं छोड़ा, छंद से कोई परहेज नहीं किया। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां ये कविता है, कई कविताएं उनकी छंद वाली है। टेलीविजन एक कविता है, टेलीविजन, वो चेहरा जो जिया या मरा, व्याकुल जिसके लिए या उसके लिए समाचारों के बाद समय ही नहीं दिया। तब से मैंने समझ लिया है आकाशवाणी में बंठन बैठे हैं जो खबरों वाले, ये सब है जन के दुश्मन। तो ये जो है रघुवीर शाह की कविता में छंदबद्धता, गद्यमयता का जो शिल्प है, ये शिल्प के पहलू नहीं थे, वे जनपक्षीय जो कथा है, जो तथ्य है, तथ्य को प्रभावी बनाने के लिए जो साधन है, उन साधनों को शाह ने अपनाया है। बहुत प्रभावी ढंग से छंद को उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे वे छंदबद्ध रचना करते थे वैसे गद्यमय रचना भी करते थे। अच्छा, उनके सबसे महत्वपूर्ण है उनके काव्य भाषा में लय, लय को याद रखें। जैसे छंद के बारे में मैंने कहा, वैसे लय, उनकी वैचारिक जो परिपक्वता है, जो सामाजिक सरोकार से लगाव है, उनमें उन्होंने गद्यमय कविताएं ज्यादा लिखी, लेकिन उनकी कविताओं में लय को एक खास स्थान मिला। हमेशा छंद को जैसे स्थान मिला है वैसे लय को भी स्थान मिला। तो जैसे जैसे उनमें वैचारिक परिपक्वता आती गई वैसे वैसे उनकी भाषा की लय का भी तरह तरह से प्रयोग होता गया। तो उन्होंने कहा है रघुवीर शाह कि आधुनिक कविताएं जो है, आधुनिक कविता में नए संगीत का विशेष स्थान है और वो आधुनिक संवेदना का आवश्यक है। तो ये जरूर है कि वहां लय हो, यदि छंद नहीं है तो लय हो। कहा जाता है उनकी कविताओं में जहाँ छंद नहीं है वहां अवश्य लय हो। तो ये जो रघुवीर शाह अपनी कविता में लय को कभी छोड़ा नहीं। हाँ, इस झूठे करुणामय मन को धिक्कार है, वो दुखी सच्चा है जो हमने झेला है। हाँ, वो झूठे करुणामय मन को धिक्कार है, वो दुखी सच्चा है जिसे हमने झेला है। समझ रहे? लेकिन मैं हूँ जो कि सिर्फ देखता हूँ, तरस नहीं खाता, न चुनकारता, न क्या हुआ करता हूँ, सुनता हूँ और दे दिया जाता हूँ। देखो देखो अंधेरा है, अंधेरे में खुशबू है, किसी फूल की रोशनी में जो सूझ जाती है। तो ये लय जो है, ये लय को उन्होंने प्रत्येक कविता में रखा। तो हंसी हंसो जल्दी हंसो,
हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता। इसमें विडंबना है, इसमें कलात्मक प्रयोग रघुवीर सिंह ने शायर ने कैसे कहा। शासक वर्गों की अमानवीयता को तथा उनसे जुड़े बहुत से बुद्धिजीवियों पर व्यंग की जो मारती थी, उसमें एक मारक लय का संधान किया, उसमें एक लय का उन्होंने संधान किया। तो लय के अनेक स्वर होते हैं। रघुवीर सहाय की कविता में लय के कई स्वर होते हैं और उसमें पारंपरिक छंद वाली लय भी है, एकदम बोलचाल की भाषा में लय है। जहाँ नाटकीय हिस्सा है, आत्मीय बातचीत है, वहां लय। अनेक हिस्सों में नाटकीयता है, अनेक कविताओं में लय का इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रकार रघुवीर सहाय की काव्य भाषा जो है ये बोलचाल की भाषा ही है, लेकिन वो बोलचाल की भाषा ही नहीं, अपने सहजपन, यथार्थ जीवन की यथार्थता, जीवन की यथार्थता, नाटकीयता, वक्रता और योजना विशेषताएं पाई जाती है। काव्य भाषा में बहुलार्थक है और चिंतन है। तो ये जो अनुभव आधारित कविताएं, उनकी जो अनुभव आधारित कविताएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रघुवीर सहाय ने छंद को इस्तेमाल किया कविता में और कविताओं में उन्होंने छंद के अनेक प्रयोग किए और लय का भी प्रयोग किया। समझ रहे? तो ये जो है रघुवीर सहाय, कल आप लोगों की एक कक्षा है, मैं लूंगा, इसमें पढ़ाएंगे हम श्रीकांत जी के बारे में। तो रघुवीर सहाय में छंदबद्ध, छंद मुक्त का दोनों तरह की कविताएं उपलब्ध होती है। उनकी कविताएं गद्य के करीब होने के एहसास देती है और लय को उन्होंने कविता में रखा। उनकी कविता में लय के अनेक स्तर हैं और उनमें पारस्परिक छंदों के लय भी है, एकदम बोलचाल की भाषा की लय ही है। इस प्रकार उनकी रघुवीर सहाय की काव्य भाषा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा हुई। ठीक है। अरे कैसे बिन्नी, और बोलिए आप अपनी ओर से। अभी पाठ खत्म हो गया, अभी समय और है 10 मिनट। आपको अगर कुछ पूछना है किसी बारे में, असाइनमेंट, राइटिंग प्रिपरेशन, कैसे लिखना है, क्या करना है, सब पूछिए। परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे पानी दे दोगी? सर हाँ बोलो बोलो। मुझे ये पूछना था कि मैं बोलिए, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हाँ, असाइनमेंट के जोर लिए से कहो, क्या प्रश्न है आपका? सुना ही नहीं देती लिखा हुआ बिल्कुल। है। क्या हुआ? तो मैंने पेज नंबर लिख के अरे जोर से कहो। हाँ?
आपकी आवाज पढ़ नहीं लिख आ दिया रही है है, तो कोई गड़बड़ नहीं ना हो। सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है। क्या पूछ रही हो? हेलो, अरे क्या पूछ रही हो? जोर से कहो, और कोई बोल दो, वो क्या पूछना चाहती है। सर हमको भी कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ बोलो, वो क्या पूछना चाहती थी? सर हमें भी सुनाई नहीं दिया, वो क्या बोल रही थी। चलो छोड़ो, अभी कहाँ गायब होगी, फिर चलेगी कहाँ? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। सर मुझे ये पूछना था कि जो असाइनमेंट में पद्यांश दिया हुआ है उसको कैसे व्याख्या करें। सुनो, सरलार्थ को व्याख्या करने के लिए आप पद्धति अपनाइए। क्या पद्धति है? पहले आप पंक्तियों को पढ़िए, सोचिए कि वो कहाँ से आई है, उद्धृत कहाँ से है, समझ रहे हो? तो आप उसमें पहले प्रसंग बताइए, कौन सी किताब से, कौन से विषय से। वो ये पंक्तियां अमुक किताब से आई हैं, इसके कवि ये हैं। फिर आप जाइए कवि परिचय में, 4 लाइन लिखेंगे, किस युग के कवि हैं, उनकी क्या क्या कृतियां हैं, सर उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले। हाँ हाँ, क्यों चिल्लाती हो? बोलो। आपको लिखना है कवि के बारे में 4-5 वाक्य, ज्यादा नहीं। कवि परिचय में किस युग के कवि है, क्या क्या कृतियां हैं, किस कृति पर उन्हें पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, बस हो गया। फिर और एक पैराग्राफ में लिखेंगे पंक्तियों में कौन कहता है, किसे कहता है, किस स्थिति में, किस प्रसंग पर, किस संदर्भ पर वो कहता है। फिर व्याख्या में लिखेंगे क्या कहते हैं, व्याख्या में लिखेंगे क्या कहा जाता है, उसको व्याख्या करेंगे पूरा, बार बार पढ़कर व्याख्या करेंगे। उसके बाद कवि का उद्देश्य बताएंगे, किस उद्देश्य से कवि ने ये कहा है, 2 वाक्य में, विशिष्ट उद्देश्य जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ होगा विशेष। विशेष में आप भाषा शिल्प पर, काव्य शिल्प पर, शैली पर, प्रतीक पर, बिंब पर, इस पर आप एक एक वाक्य लिखेंगे। रस पर, अलंकार पर। ये वीर रस की कविता है, वीर रसात्मक कविता है, श्रृंगार रस की कविता है। और एक बिंदु में ये इसमें अनुप्रास अलंकार लाया जाता है। भाषा, इसमें इस प्रकार के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। ऐसे आप लिखेंगे विशेष में, भाषा काव्य शिल्प, तब आपको नंबर मिलेगा सरलार्थ में। समझ रहे हैं? और क्या प्रश्न है? सर नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन? सर शब्दार्थ लिखना है या नहीं सर, प्लीज बताइए ना। सरलार्थ में? सरलार्थ में जी सर। शब्दार्थ क्यों लिखोगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सरलार्थ उसमें नहीं लिखा जाता है। जी सर, थैंक यू सर। सरलार्थ में शब्दार्थ क्यों लिखोगे? शब्दार्थ तुम खुद जानने सर। के लिए, अपने अर्थों को जानने सर के लिए। नमस्ते। हाँ नमस्कार, बोलो। सर असाइनमेंट में जो, हाँ सर, असाइनमेंट जो लिखेंगे हम आंसर ब्लैक पेन में लिख सकते हैं क्या? कोई भी एक पेन पकड़ो, काली वाली ब्लू पेन से लिखो या ब्लैक पेन से लिखो, कि दो पेन की का इस्तेमाल मत करो। जी सर। तो ब्लैक सर पेन से लिखो, हम रेड पेन से पहले कुछ मत लिखो। प्रश्न, नहीं सर, पहले हम प्रश्न को लिख सकते हैं फिर आंसर लिखेंगे, हो सकता है क्या सर? हाँ हाँ हाँ,
प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न जी लिखकर सर। बेवजह समय नष्ट मत करो। प्रश्न पहले चिपका दो फर्स्ट पेज में, बस हो जी गया। सर। उसके बाद लिखो क्वेश्चन नंबर ठीक से दो, क्वेश्चन नंबर ठीक से दो, और प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। जिनको पाठ नहीं आता है वे प्रश्न लिखते हैं, सरलार्थ में जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को भी लिखते हैं, एक पेज में भर देते हैं कि परीक्षक समझ जाए कि 2 पेज उत्तर मैंने लिखा है। बेकार है, हम काट देते हैं पूरा, अनावश्यक है। जी सर। प्रश्न प्रश्न के स्थान पर है, उत्तर आप लिखेंगे लेकिन क्वेश्चन नंबर ठीक से देंगे। क्वेश्चन जी नंबर सर, थैंक यू। हाशिए में ठीक से देंगे। क ख ग घ अगर है नंबर 1 का, नंबर 2 का, उसको ठीक से देंगे। क्वेश्चन नंबर पूरा पॉइंट पिन पॉइंटेडली आप लिखेंगे, क्लियर कट। और क्या प्रश्न है, और क्या पूछना चाहते हैं, बोलो। सुंदर अक्षर में लिखो। असाइनमेंट कार्य जो है, सत्रांत कार्य जो है उसमें आप अक्षर सुंदर लिखें, ठीक है। और असाइनमेंट का क्वेश्चन और कब क्या आएगा? प्रश्न है? हाँ? असाइनमेंट का क्या क्वेश्चन कब आएगा? वो नेट में आ जाएगा, आप चेक करेंगे, वो नेट में आएगा, समझ रहे, वो नेट में आ जाएगा। ओके, और क्या प्रश्न है? ओके, क्लास खत्म करते हैं, अभी 5 मिनट है, आप रेस्ट लीजिए, समय हो गया। सर 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 ठीक थोड़ा है, सर। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। सर अभी क्या नाम है? सर तपन कुमार। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? तपन कुमार सर। तपन कुमार तपन सर। जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, तपन जी बोलिए। सर इस बार हमको 4 पेपर्स का असाइनमेंट लिखना है ना? हाँ, 4 पेपर का असाइनमेंट लिखना है ना सर? हाँ, आप जिस पेपर को देंगे परीक्षा, उसी पेपर का असाइनमेंट सर पहले से लिख कर देंगे। आप कहाँ के हैं? ओके सर। सर बारीपदा कहाँ का। के हैं आप? तपन जी सर बारीपदा में बारीपदा का। कहाँ से रहे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हेलो ओके। सर। हाँ बोलो। सर मेरी वॉइस जा रही है अब? हाँ सर मैं ओ बोलो। पूछ रही थी, अरे बोलो, एग्जाम जो होता है वो कितने समय का होता है? क्या डाउट, क्या है? हाँ, डाउट क्या है, बोलो। क्या डाउट है, बोलो। हेलो, अरे डाउट क्या है, बोलो। हेलो। सर मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछो। जी सर, मैं ये बता रही थी, जब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो मतलब पहले उस कवि या फिर काव्य जो भी लिखते हैं उनके नाम लिखूं, मतलब उनके बारे में कुछ लिखूं, या फिर डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन दी होगी तो उसके नहीं नहीं, मतलब जरूरत अंदर के आंसर लिखने होंगे? उनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न जिस पर है उस बस उसी को तो लिखेगी, उनके बारे में लिखने की जी जरूरत सर। नहीं है। इसमें क्या है, अगर पूछा जाएगा कि रघुवीर शाह का परिचय देते हुए उनकी काव्य सर वैचारिक फर्स्ट पक्ष ईयर पर प्रकाश डालिए, तो आप उनका परिचय देंगे। अगर सीधा जी प्रश्न सर। है, में एग्जाम कितने मार्क्स का दो होता है? प्रश्न, हाँ तो उनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो, और क्या सर प्रश्न क्या, है? जी नहीं सर। हाँ बोलो, बेहिचक बोलो, जोर से बेहिचक बोलो, जो मन में आता है बोलो, कोई बात। सर मैं रानी जी आपके पूछ प्रश्नों रही को हैं कि हाँ सर बोलो। रानी जी पूछ हाँ, रही हैं कि प्रथम वर्ष में कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, एक पेपर का कितना मार्क? फर्स्ट ईयर में
जी फर्स्ट ईयर में कौन कौन पेपर है? 2, 4, 6? सर 2, 3, हाँ? 4, 6 2, 2, 3, 4, 6 3 जी सर 2, 3, 4, 6। अच्छा, ये जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, ये प्रश्न ही नहीं है, ये सब डिटेल लिखा गया है और इसको आप ग्रुप में भेज दीजिए। समझ रहे हैं? वो अग्रवाल सर एक हैं शंभुनाथ जी, वही आपको पूरा दे रहे, ग्रुप में आंसर दे रहे, कोई बैठे हैं सब आंसर देने के लिए स्टूडेंट के। ठीक है, ओके, मैं रहता हूँ, आप लोग खुश रहिए। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, मैं रहता हूँ। हाँ? जी सर। ओके, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। हाँ, जय जगन्नाथ। नमस्कार। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। मैं गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।